फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मैं एडवोकेट रेखा सिन्हा आप सबका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हम हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 पढ़ रहे थे, जिसमें हम ऑलरेडी अब तक सेक्शन 25 तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं चैनल पे जाकर। ठीक है, मेरे चैनल पे जाकर। और एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि 25 हमारा क्या कह रहा था। 25 हमारा कह रहा था कि परिस्थिति में तब्दीली, यानी कि अगर कोई भी सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से मेंटेनेंस में हेरफेर हो सकता है, घटाया या बढ़ाया जा सकता है। सेक्शन 24 हमने पढ़ा था अपनी प्रीवियस वीडियो में। सेक्शन 24 कह रहा था कि कोई भी मेंटेनेंस क्लेम करेगा तो उसका हिंदू होना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए ये सब मैं आपको सिर्फ इसलिए बताती हूँ कि हम पीछे से क्या पढ़ के आए वो एक बार हमें रिवाइज हो जाए ना, और सीक्वेंस बना रहे हमारा। तो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 26। 26 क्या कहता है कि ऋणों को पूर्वीकर्ता दी जाएगी। ठीक है, यानी कि जो ऋण है, यानी कि जो उधार लिया गया है, जो कर्ज लिया गया है, उसको पूर्विकता की जाएगी, यानी कि उसको प्राथमिकता दी जाएगी, उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी ना, कि भैया अगर कर्ज है तो पहले उसे देखा जाएगा कि क्या कर्ज है, कितना कर्ज है, उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो मैं उसके बाद डायरेक्ट से पढ़ाती हूँ, फिर मैं आपको इसको डिटेल में समझा दूंगी। धारा 27 में अंतर्निष्ठ उपबंधों के अध्ययन यह है। ठीक है, यानी कि सेक्शन 27 के अंतर्निष्ठ उपबंधों में, यानी सेक्शन 27 के अंतर्गत जो भी कहा जा रहा है उसके अध्ययन ये है, यानी कि इसको रीड करते हुए देखा जाएगा कि मृतक के द्वारा हर प्रकार का संविदाकृत, यानी कि जो मृतक द्वारा, यानी जो मर गया है। ठीक है, देखिए यहाँ बात किससे की जा रही है? यहाँ उस मृत व्यक्ति से की जा रही है जिससे, वो तो मर गया लेकिन उस पे जो लोग डिपेंडेंट थे या जो उससे मेंटेनेंस लेने के लिए राइट रखते थे। ठीक है, अब वो क्या करेंगे आगे? भाई वो तो मर गया जो मरना था उसको। अब उसकी जो प्रॉपर्टी है या उसकी जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी देखिए चल अचल दोनों हो सकती है, मूवल इमूवल दोनों हो सकती है। ठीक है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी थी या उसका जो पैसा था, अब वो जो उसके वारिसों को जा रहा है, जो उसके आगे जो उसे मेंटेनेंस क्लेम करने का राइट रखते थे, जो उस पर डिपेंड थे, उनको जा रहा है। तो जब उनको जाएगा तो वहाँ किस चीज़ को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी? तो पहले जो प्रायोरिटी दी जाएगी, जो पहले प्राथमिकता दी जाएगी, वो दी जाएगी कर्ज को, यानी कि जो व्यक्ति मर गया है उसके कर्जों को भी ध्यान दिया जाएगा कि उसने क्या क्या कर्ज लिया है। तो अब देखिए क्या कह रहा है ये, हर प्रकार का क्या संविदाकृत, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, जो भी उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हो, जैसे मान लीजिए उसने कहा कि ठीक है भाई मैं आपको ना 20 लाख रुपए दूंगा और आप मुझे ये संपत्ति दे देना, ठीक है, इस समय इस तारीख को दे देना, लेकिन हुआ क्या, वो उस तारीख से पहले मर गया। ठीक है, तो जब वो चीज़ होगी तो भाई उन्होंने उससे तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था ना, तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो मर गया है, क्या उसके जो आगे जो उसके वारिस है, क्या उसको वो देख रहे हैं? और देखना भी चाहिए ना। उसके अलावा मान लीजिए उसने किसी से 10 लाख रुपए लिए और उसने कहा भैया मैं 10 दिन में आपको दे दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं आपसे 10 लाख रुपए 10 दिन के लिए ले रहा हूँ, और ये 10 लाख रुपए मैं आपसे ले रहा हूँ और 10 दिन बाद मैं आपको कोई भी वस्तु, जैसे कोई भी चीज़ वो कहता है, जैसे मान लीजिए वो कहता है गाय, कि भाई 10 लाख रुपए मैं आपसे ले रहा हूँ आज, और मैं अपनी गाय, अपनी ये संपत्ति आपको फलाना तारीख को दे दूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन जब उसको देना था उससे पहले मर गया। तो अब जो उसकी संपत्ति जो उस पर डिपेंड थे, जब उनके हाथों में जा रही है, तो ये चीज़ पहले देखी जाएगी, उनको देने से पहले देखा जाएगा कि उस बंदे पे कितना कर्ज है। ठीक है, कितना उधार उसने ले रखा है, या उसका कितना कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर रखा उसने किसी से, तो ये सब देखा जाएगा। तो क्या कहा इन्होंने, संविदाकृत या संदेह ऋणों। देखो संदेह को आप इंग्लिश में बोलेंगे पेमेंट। ठीक है, ऋणों यानी कर्ज, यानी कि जो उसका कर्ज है उसकी पेमेंट की बात भी देखी जाएगी, को उसके अपने आश्रितों के इस अधिनियम के अधीन भरण पोषे दावों पे पूर्वकता दी जाएगी, यानी कि जो उसके ऊपर डिपेंड थे उनको देने से पहले या उनके बारे में सोचने से पहले उन कॉन्ट्रैक्ट्स के रिलेटेड जो भी उसका अमाउंट है, या जो भी उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेने या देने वाली कोई भी चीज़ थी ऐसी, या कोई भी कर्ज था, तो वो पहले देखा जाएगा, पहले उन्हें चुकाया जाएगा। ठीक है ना, तो ये बात ये आपका सेक्शन 26 कह रहा है। ठीक है, अब क्या आता है 27 क्या कहता है हमारा? देखिए बहुत छोटा है इसलिए मैं दो इसको सेक्शन को ले रही हूँ। 27 क्या कहता है, भरण पोषण कब भार होगा। ठीक है, कब भार होगा मतलब कब वो चार्जेबल होगा।
ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, इस अधिनियम के अधीन, देखिए अधिनियम की बात कर रहा है और अधीन की बात कह रहा है, तो ये बताना चाह रहा है कि जो हम ये जो एक्ट पढ़ रहे हैं, कौन सा, द हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम जो हम पढ़ रहे हैं, ये उसी से रिलेटेड बात कर रहा है, इसके अलावा किसी और एक्ट की बात ये नहीं कर रहा है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप बेयर एक्ट पढ़े और उसमें कहीं भी लिखा हो कि इस अधिनियम के अधीन, तो यानी कि वो सिर्फ उसी एक्ट की बात कर रहा है जो हम पढ़ रहे हैं, किसी अदर एक्ट की बात नहीं कर रहा है। अब ये हिंदू मैरिज की या हिंदू सक्सेशन की उसकी बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट की बात कर रहा है, उसी से रिलेटेड बता रहा है ये आपको, ठीक है। ये क्या कहता है, इस अधिनियम के अधीन किसी आश्रित का भरण पोषण, आश्रित मैंने आपको बताया था डिपेंड्स, जो उस पर डिपेंड है, ठीक है, भरण पोषण का दावा मृतक की संपदा यानी जो मर गया है उसकी प्रॉपर्टी से या उसके किसी प्रभाग पर तब के सिवाय भार नहीं होगा, जबकि मृतक की विल द्वारा, देखिए अब ये बहुत एक इसको कह सकते हैं ट्विस्ट आया है, वो ये आया है कि अब तक हम ये कह रहे थे कि भैया मरे हुए व्यक्ति का ये चीज़ होगी जो डिपेंड्स है उसको चली जाएगी, है ना, और कर्ज होगा तो कर्ज उसको चुका के फिर उसको चली जाएगी, ठीक है। लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि अगर वो बंदा विल लिख गया है, विल के द्वारा, ठीक है, यानी कि मेरे मरे हुए व्यक्ति की प्रॉपर्टी या उसके किसी प्रभाग पर, प्रभाग को आप इंग्लिश में कह सकते हैं कोई भी ऐसी जिस पे उसका राइट हो, कोई पद उसका ना, या कोई अथॉरिटी जिस पे वो मतलब वो जॉब कर रहा हो, या इस टाइप से आप बोल सकते हैं, प्रभाग पर तब के सिवाय भार नहीं होगा, यानी इन चीज़ों पर वो लायबल नहीं होगा। जरूर भाई देखिए मर गया वो, उसकी संपत्ति है, अब जो आश्रित है वो कह रहा भैया लाओ मेरा, मैं क्योंकि मैं इस पर डिपेंड था, मैं कहाँ खाऊंगा, दो मुझे, तो वो कब उस पर भार नहीं होगा, यानी कि उसकी ड्यूटी नहीं होगी उस मृत व्यक्ति की संपत्ति या उस प्रॉपर्टी पे उसका राइट नहीं होगा अगर मृतक की विल द्वारा, यानी कि जो व्यक्ति मर गया है और वो अपनी विल लिख गया है, न्यायालय की डिक्री द्वारा या फिर कोर्ट ने कोई डिक्री कर दी है, आश्रित या संपदा, यानी कि जो आश्रित जो डिपेंड्स है और संपदा यानी संपत्ति या उसके प्रभाग के स्वामी के बीच करार द्वारा या अन्यथा ऐसे कोई भार सृष्ट ना किया गया हो। यानी कि अब देखिए ट्विस्ट क्या आया कि उस बंदे ने विल लिख दी, ठीक है, अब विल में क्या है, उस जो उस पर डिपेंड था उसका तो नाम ही नहीं है, उसने कहा जी मैं तो उसको नहीं दूंगा, ये मेरे पे डिपेंड नहीं है, ये न्यायालय ने कोई ऐसी डिक्री कर दी जिसमें उसने ये कह दिया कि भैया ये जो व्यक्ति है ये इस पर डिपेंड्स है ही नहीं या इसका राइट ही नहीं है। जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि उसमें ये कहा गया था कि जो मृत व्यक्ति की संपत्ति में से जो आश्रित हैं उनको मेंटेनेंस जब भी मिलेगा जब वो अपना मेंटेनेंस करने में सक्षम ना हो, ना, अपना मेंटेनेंस वो खुद ना कर पाए। तो अब क्या होता है, न्यायालय ने डिक्री कर दी भैया ये तो अपना मेंटेनेंस कर सकता है, तो क्या वहाँ पर वो व्यक्ति उसकी संपदा जो डिपेंड्स है उस पर, क्या वो उसकी संपत्ति पर या उसके किसी भी चीज़ पर कोई हक दिखा सकेगा? नहीं दिखा सकेगा। तो वही ये बात कह रहा है कि संपदा या उसके प्रभाग के स्वामी के बीच, यानी कि अब जो आश्रित और संपदा या उसके प्रभाग के स्वामी यानी कि जो उसका ओनर है उसके बीच कोई ऐसे करार के द्वारा या अन्यथा कोई ऐसा भार सृष्ट ना किया हो, यानी कोई भी ऐसी लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी बनाई ना गई हो, उत्पन्न ना की गई हो। समझ रहे हैं आप? देखिए इसको दोबारा देखिए, इस अधिनियम के अधीन किसी आश्रित का भरण पोषण का दावा, ठीक है, यानी कि इस एक्ट के तहत जो भी डिपेंड्स है उसके मेंटेनेंस का जो क्लेम है, मृतक की संपदा मरे हुए व्यक्ति की प्रॉपर्टी या उसके किसी प्रभाग पर यानी उसके किसी भी पोजीशन या कोई पोस्ट पर तब के सिवाय भार नहीं होगा, यानी उस समय भार नहीं होगा जब मृतक की विल के द्वारा, यानी या तो मरे हुए व्यक्ति ने अपनी वसीयत कर दी है न्यायालय की डिक्री द्वारा या फिर न्यायालय ने कोई डिक्री पास कर दी है, आश्रित और संपदा या फिर आश्रित और जो उस प्रॉपर्टी का मालिक है, कौन, जो मर चुका है उसका मालिक, ठीक है, उस दोनों के बीच में यानी जो डिपेंड्स है और जो उस संपत्ति का ऑनर है जो मर चुका है, उन दोनों के बीच कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ हो, ठीक है, ठीक है, या फिर ऐसा कोई भार सृष्ट ना किया गया हो, यानी कि ऐसी कोई ड्यूटी नहीं बताई गई हो कि भैया ये इसको मेंटेनेंट करेगा। समझ रहे हो? ऐसा वो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए है, ए ने क्या करा, ए के पास एक हजार गज की संपत्ति, ये समझ लो 20 लाख की प्रॉपर्टी थी, ठीक है, ए के पास 20 लाख की प्रॉपर्टी थी, ए गया मर,
अब बी ने कहा जी मैं तो ए पे डिपेंड था, लाओ भाई मुझे, ठीक है। तो क्या वो ए की जो संपत्ति है अब उसमें से वो मेंटेनेंस ले सकता है अपना? वैसे तो देखा जाए तो ले सकता है, ठीक है। कब ले सकता है? जब वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता, क्योंकि कह रहा है हमारा लॉ। लेकिन लॉ ने हमें ये भी कहा कि अगर उन दोनों के बीच, यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी थी वो मर गया, यानी कि ए मर गया, और ए और बी के बीच में कभी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, करार हुआ कि भैया मेरी संपत्ति में तुम्हारा कोई भी हक नहीं है, मैं तुम्हारा किसी भी प्रकार से कोई खर्चा नहीं उठाऊंगा, ये हो गई थी उनकी बात, एक करार हो चुका था, ठीक है। अब क्या हुआ, ये करार तो हुआ और वो मर गया, तो क्या वो जो बी है क्या वो क्लेम कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि करार के द्वारा उसका जो मेंटेनेंस की जो ड्यूटी थी ए की वो खत्म हो गई, ठीक है, समझ रहे हो? वो ड्यूटी जो थी उसकी खत्म हो गई। अब क्या होता है, अब मान लीजिए ये तो एक रीज़न, एक तो ये हो गया कि भाई वहाँ पे फिर उसकी कोई ड्यूटी नहीं बनी, या फिर कोर्ट ने ऐसा डिसाइड कर दिया कि भैया आपका कोई भी हक नहीं है। ए ने कोर्ट में डाला कि भैया ये व्यक्ति मेरी संपत्ति से कोई भी क्लेम नहीं करेगा, ये मेरे पे डिपेंड है, लेकिन मैं इसका अब नहीं उठाऊंगा क्योंकि ये अपना खर्चा खुद उठा सकता है, जो हमारा लॉ कहता भी है। उसने उसी चीज़ का हवाला दे दिया कोर्ट में कि भैया मैं नहीं उठाऊंगा इसका खर्चा, और कोर्ट ने कहा ठीक है जी आप अपनी बात पे सही है। कोर्ट ने एक डिक्री पास कर दी कि बी जो है वो किसी भी चीज़ के लिए क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। तो वहाँ उसका हक खत्म हो गया उस प्रॉपर्टी पे से, है ना। तीसरी चीज़, जो मरने वाला व्यक्ति है वो कोई विल लिख गया, वो विल में लिख गया कि भैया ये मेरी संपत्ति का हक नहीं रखता वहाँ, यानी कि 3 कंडीशनें बताई कि या तो उन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, या न्यायालय ने कोई डिक्री बनाई हो, या फिर जो मरा है व्यक्ति उसने कोई विल लिख दी हो, ठीक है, ओके। या फिर ऐसा कोई भार सृष्ट, अथवा या फिर ऐसा कोई भार सृष्ट ना किया हो, या फिर कोई उनकी कोई ऐसी ड्यूटी उत्पन्न ना की गई हो कि भैया ये मर जाएगा तो इसका उठाना ही उठाना है खर्चा, ऐसा कोई काम नहीं किया गया, समझिए। तो कहने का मतलब क्या है, 27 कहता है भरण पोषण भार नहीं होगा। कब भार नहीं होगा? भार इट्स मीन उसकी लायबिलिटी नहीं होगी। कब नहीं होगी? जब या तो जो मृतक व्यक्ति ने कोई विल लिखी है, ठीक है, दूसरा कोर्ट ने कोई डिक्री पास कर दी है कि भाई ये मेंटेनेंस नहीं लेगा इससे, या फिर उन दोनों के बीच कोई ऐसा करार हो गया और कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें ये लिखा हो कि भैया ये जो है मेरे से मेंटेनेंस क्लेम नहीं करेगा कभी भी, या फिर कोई भी ऐसी ड्यूटी इसके अलावा शो ना हो रही हो कि भैया ये मेंटेनेंस लेने के लिए राइट रखता है, ठीक है। तो आई होप आपको सेक्शन 27 समझ में आ गया होगा, और अगला सेक्शन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, अगर ये आपको बिल्कुल समझ में आ रहा हो, और देखिए अगर आपको नहीं समझ में आए और कोई भी अगर आपकी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी, ठीक है। मेरा जो है मकसद वो मैं बेयर एक्ट से इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि जनरली क्या होता है एग्ज़ाम में बेयर एक्ट ही से चीज़ें आती हैं, किताबें तो हम पढ़ ही लेते हैं लेकिन बेयर एक्ट से ही चीज़ें आती हैं, तो हमें बेयर एक्ट हमें पढ़ना आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और क्लियर होना भी ज़रूरी है कि हमें वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं या कोई सेक्शन में आपको कन्फ्यूज़न है, या आप किसी सेक्शन पे स्पेसिफिक चाहते हैं कि मैं उसको डिटेल में समझा दूँ, या उस पर कुछ आपको कोई डाउट ज़्यादा ही हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। स्पेसिफिक आप सेक्शन भी बोल सकते हैं, तो मैं उस सेक्शन पे अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।